दोस्तों, हर जगह कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता है। हर घर अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए होता है। लेकिन कुछ घर या पैलेसेस ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर दबे राजों को छुपा कर नहीं रखते हैं, बल्कि दुनिया के सामने जाहिर कर देते हैं। ऐसी एक पैलेस है जो सिर्फ एक हेरिटेज होटल नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों से निकली एक जिंदा दहशत है। इसकी सफेद दीवारें जितनी शांत दिखती हैं, उनके अंदर उतना ही गहरा और खौफनाक राज दफन है। रात के सन्नाटे में जब कोटा शहर सो जाता है, तब इस पैलेस के गलियारों में एक आवाज गूंजती है। यहाँ पर कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन वाला साया है जो ड्यूटी पर सो रहे गार्डों को जोरदार थप्पड़ मारकर जगा देता है। कमरे नंबर 1 की ठंडी हवाएं और बिना किसी के मौजूद हुए सिगरेट के धुएं की महक यहाँ रुकने वाले हर मुसाफिर को एहसास कराती है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है। लेकिन कैसे ये हेरिटेज इस साए का अड्डा बना, उसका इस पैलेस से क्या कनेक्शन है, क्यों उसे ड्यूटी पर लापरवाही पसंद नहीं है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वेलकम टू क्रिपिंग टेल्स। मैं हूं समीर और हम बात कर रहे हैं हॉन्टेड होटल बृजराज भवन की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 से, जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था और कोटा में भी विद्रोहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस वक्त बृजराज भवन पैलेस एक खूबसूरत और रिहायशी महल था, जहां एक ब्रिटिश मेजर चार्ल्स बर्टन अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनका बिहेवियर काफी सख्त था। वो लोकल्स और भारतीय सेना का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, जिस वजह से लोगों के मन में उनके लिए नफरत पनप चुकी थी। और उस नफरत को बाहर निकालने का मौका उन्हें मिला 14 जुलाई 1857 की रात को, जब कोटा में विद्रोही सेना ने उनके पैलेस को घेर लिया, जहां मेजर चार्ल्स अपने 2 बेटों और कुछ नौकरों के साथ मौजूद थे। घंटों तक विद्रोही पैलेस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तोपों और बंदूकों से हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर मेजर चार्ल्स अपने दोनों बेटों के साथ जान बचाने के लिए महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें पकड़ लिया और मेजर के सामने उनके दोनों बच्चों को जान से मार दिया। इसके बाद उन्होंने मेजर बर्टन को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। कहा तो यह भी जाता है कि विद्रोहियों ने मेजर का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसे पूरा कोटा शहर में घुमाया गया था, जबकि उनका और उनके बेटों का धड़ वहीं महल में कई दिनों तक पड़ा रहा। बस उस दिन के बाद से बृजराज भवन पैलेस सिर्फ एक महल नहीं रहा, बल्कि एक दुखद और खौफनाक घटना का गवाह बन गया। हालांकि आजादी के बाद रॉयल फैमिली ने इस पैलेस को हेरिटेज होटल में बदल दिया, जो आज एक शानदार होटल है, जहां बड़ी बड़ी खिड़कियां, ऊंची छतें और चंबल नदी के किनारे इसकी लोकेशन इसे बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन रात होते ही ये नजारा पूरी तरह से बदल जाता है और ये शाही महल डिसिप्लिन्ड घोस्ट वाले महल में तब्दील हो जाता है। कई मेहमानों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रात में एक ब्रिटिश अफसर की यूनिफॉर्म पहने परछाई देखी है। कुछ ने सीढ़ियों पर बूट की आवाज सुनी है, तो कुछ लोगों ने अपने कमरे में भी इस परछाई को महसूस किया है। जबकि महल की रखवाली करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने तो डर कर आज से 16 साल पहले नौकरी तक छोड़ दी थी, जिसके बाद एक दूसरे गार्ड को नौकरी पर रखा गया, जिसका नाम था रवि। रवि पहले भी बहुत सी जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर चुका था, जिस वजह से उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इसलिए रवि को ये जॉब दे दी गई और कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में छुट्टियों का टाइम आने वाला है और छुट्टियों के दौरान ही टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, जिस वजह से होटल खचाखच भर जाता है। ऐसे में उन्हें दिन और रात दोनों वक्त के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है। हालांकि एक सिक्योरिटी गार्ड पूरे होटल को मैनेज नहीं कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक और गार्ड का इंतजाम किया है, जो 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा। यह सुनकर रवि थोड़ा हिचकिचाने लगता है और मैनेजर से कहता है कि वो इतनी कम सैलरी में दिन और रात का काम नहीं संभाल सकता है। तब मैनेजर रवि से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। ये सुनकर रवि राजी हो जाता है, क्योंकि अपने घर में वही इकलौता कमाने वाला था जिस पर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए उसने इस जॉब के लिए हामी भर दी और अगले दिन से ही वो ड्यूटी पर आ गया। और दिन ढलने के बाद मैनेजर ने उससे कहा कि आज उसे वहीं पर रुकना है। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए और रात होने के बाद पूरे महल में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि अब टूरिस्ट भी अपने अपने रूम में पहुंच चुके थे।
आसमान में काले बादलों के बीच सिर्फ चांद चमक रहा था, जबकि आसपास के इलाकों में अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही किसी की आवाज आ रही थी। बस पूरे महल में रवि ही जाग रहा था, जो यहाँ से वहां टहल कर अपना टाइम पास कर रहा था। अचानक उसे बूट पहने किसी की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही रवि जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद रवि महल की लॉबी में जाता है, पर वहां भी कोई नहीं होता। अब रवि सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इतने में उसे ऊपरी मंजिल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए ऊपर जाता है और देखता है कि सामने एक लेडी खड़ी है, जो अपने कमरे को घूर घूर के देख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उस लेडी को इस तरह से घबराया हुआ देखकर रवि उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैडम, आप इतनी रात को कमरे से बाहर क्या कर रही हैं? क्या कोई परेशानी है या आपको किसी चीज की जरूरत है? तब वो लेडी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है कि उसे जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकालो। ये सुनकर रवि लेडी से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ यहाँ पे आई है। इस पर वो ना में जवाब देती है और रवि से कहती है कि मैं सिर्फ अकेली आई हूँ, इसलिए मेरे कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए, पर मैंने उसे देखा है। रवि पहले उस लेडी को शांत करता है और फिर आराम से उससे पूछता है कि आखिर उसने किसे देखा था। तब वो बताती है कि वो आराम से सो रही थी, लेकिन अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी, जिसे सुनने के बाद वो उठकर बैठ गई और जैसे ही उनकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है और वो तुरंत ही लाइट्स ऑन कर देती है, पर रोशनी में वो शख्स कहीं गायब हो जाता है। ये मंजर देखकर वो लेडी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। अब वो रवि से कहती है कि तुम जल्दी से अंदर जाकर देखो कि वो जो शख्स है आ तो नहीं गया। ये सुनकर रवि धीमे धीमे कदमों से अंदर जाता है और यहाँ वहां नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो बाहर आता है और लेडी से कहता है कि मैडम, अंदर कोई भी नहीं है, हो सकता है कि आपने कोई बुरा सपना देखा हो, इसलिए आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं यहीं नीचे बैठा हुआ हूँ, अगर कुछ होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर रवि फिर से नीचे हॉल में आ जाता है और उसी लेडी के बारे में वो सोचने लगता है। तब अचानक उसे नींद आ जाती है और वो सोने के लिए एक वहां कोने पे लेट जाता है। धीरे धीरे अब रवि की आंखें नींद के चलते बंद होने लगती हैं और जैसे ही वो गहरी नींद में होता है, तभी उसके कान में धीरे से कोई कहता है कि ड्यूटी में सोना अलाउड नहीं है। ये सुनते ही रवि घबराते हुए उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास वो देखने लगता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। रवि को लगा कि शायद कोई चोर वोर होगा, इसलिए वो एक बार ऊपर चक्कर मारने का फैसला करता है ताकि कोई सामान वहां से चोरी ना हो जाए। इसी सोच के साथ वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और ऊपर चढ़ते वक्त वो देखता है कि पैलेस की दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, जो दिन के वक्त रवि ने कभी भी वहां पर नहीं देखी थी। इसलिए वो थोड़ा हैरान होता है और जब पेंटिंग्स में बने इंसानों के जो चित्र होते हैं उनको देखता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो वो उसी को देख रही हो। उनकी आंखें रवि पर टिकी हुई हो और हल्की सी मुस्कान के साथ वो रवि को अपने होने का एहसास दिला रहे हो। रवि कुछ वक्त वहीं पर खड़ा रहता है और फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए रवि तुरंत पलट कर देखता है, तब उसकी नजर उन्हीं पेंटिंग्स पर पड़ती है जो अब भी रवि को देख रही थी। यानी कि वो जहां तक जा रहा था, पेंटिंग की नजर भी वहां तक जा रही थी। हालांकि शुरुआत में रवि को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि भूत प्रेत या आत्मा जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए जो लोग कहते थे कि बृजराज भवन में आत्मा का वास है, तो रवि उनकी बात पर यकीन नहीं करता था, बल्कि उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन आज उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि इस पैलेस में सच में कोई ना कोई तो जरूर है, यानी कि रवि अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी चल रहा है। खैर, अब वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाने का फैसला करता है, तभी उसे फील होता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा है, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। रवि को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पीछे पलटकर देखे या नहीं। वो अपने दिल को मजबूत करता है और पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था।
रवि अब बहुत ज्यादा डर चुका था। वो तुरंत भागते हुए नीचे हॉल में आ जाता है और यहां से जाने लगता है, पर अचानक रवि के सामने एक रूह आकर खड़ी हो जाती है, जो किसी और की नहीं बल्कि मेजर चार्ल्स की थी। वो रवि के पास आकर उससे कहते हैं कि मुझे ड्यूटी में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। एक आत्मा को अपने इतने करीब देखकर रवि की चीख निकल जाती है और उसकी चीख के साथ ही मेजर चार्ल्स की रूह वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद रवि तुरंत पैलेस से बाहर भाग जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चलता। ये देखकर रवि की फैमिली और उसके दोस्त इमरान को टेंशन होने लगती है। वो रवि को 2-3 दिन से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वो एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता है और ना ही कॉल बैक करता है, जिस वजह से इमरान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधे रवि के घर जाता है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि रवि 2-3 दिन से घर आया ही नहीं है और उसके घर वाले खुद बहुत ज्यादा परेशान है। ये देखकर इमरान अब पैलेस जाने का फैसला करता है और रवि को ढूंढने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। वो पहले स्टाफ से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि रवि आखिर गया तो गया कहां। इमरान उनसे इजाजत लेकर अब खुद पैलेस के अंदर जाता है, जहां जाने के बाद वो देखता है कि रवि का फोन उसकी ड्यूटी वाली चेयर के पास पड़ा हुआ है। दरअसल इस चेयर का मेजर से गहरा रिश्ता था। मेजर को जब मारा गया था तो एक कुर्सी वहीं इनके आसपास थी। खैर, इमरान अब रवि के फोन को उठाता है और नोटिस करता है कि फोन में कुछ रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चल रही है। वो पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता है और फिर उसे सुनता है, जिसमें एक भारी सी आवाज में कोई रवि से कह रहा था कि उसे काम के वक्त आनाकानी पसंद नहीं है, जिसके बाद एक चीख के साथ सन्नाटा पसर जाता है। यह देखकर इमरान सोचता है कि उसे रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनानी चाहिए ताकि वो रवि को ढूंढ सके और शायद ये रिकॉर्डिंग कहीं काम आ जाए। पर तभी अचानक फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जो शायद बैटरी की वजह से बंद हो गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दोबारा से ऑन हो जाता है और जब इमरान उसमें बैटरी चेक करता है तो ताज्जुब की बात थी कि वो बिल्कुल फुल थी, पर रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी। ये देखकर इमरान समझ जाता है कि रवि के साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। खैर, अब वो पैलेस से बाहर आता है और रवि की तलाश में जुट जाता है। कई दिनों तक इमरान उसे ढूंढता रहता है और आखिरकार एक दिन रवि उसे मिल जाता है, लेकिन तब तक उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहा था, जिसके बाद इमरान उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, जहां कई महीनों के इलाज के बाद रवि की हालत में थोड़ा सुधार आता है और फिर वो सभी को बता देता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद रवि कभी भी उस महल की तरफ रुख नहीं करता है। इसी पैलेस से जुड़ा एक और रियल इंसिडेंट है, जो 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान घूमने आया हुआ था। अब क्योंकि उन्हें बृजराज भवन की काफी सारी हॉन्टेड कहानियां सुन रखी थी, इसलिए वो इसी पैलेस में स्टे करने का फैसला करते हैं और एक रूम वहां पर ले लेते हैं। हालांकि स्टाफ उन्हें पहले ही समझा देता है कि इस पैलेस के काफी सारे कमरे बंद हैं, इसलिए वो अपने कमरे के अलावा किसी दूसरे कमरे में ना जाए। स्टाफ की बात को 3 फ्रेंड्स तो मान लेते हैं, लेकिन एक लड़का जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, वो रात को सबके सोने के बाद चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलता है और एक बंद पड़े कमरे को खोल देता है और उस रूम के अंदर वो चला जाता है, जहां पैलेस की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिनमें से एक मेजर चार्ल्स की तस्वीर भी थी। वो उनकी तस्वीर को उठाता है और मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे विद्रोहियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो मेजर होने के बाद भी खुद को बचा नहीं पाए। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो तस्वीर उसकी आंखों में देख रही है। वो एकदम से शांत हो जाता है और एक निगाह से तस्वीर को घूरने लगता है, लेकिन फिर अचानक पलक झपकते ही पेंटिंग को वहीं रखकर कमरे से बाहर निकल आता है। पर उसे ऐसा लगता है कि वो अकेला कमरे से बाहर नहीं निकला है, बल्कि उसके साथ कोई और भी है जो उसके कदमों से कदम मिलाकर चल रहा है। वो तुरंत ही भागकर सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन वो आवाज बंद नहीं होती। इसके बाद वो लड़का अपने तीनों दोस्तों को जगाता है और उन्हें फौरन ही इस पैलेस से जल्दी से चलने के लिए कहता है कि चलो इस पैलेस को छोड़ दो। अपने दोस्त को इस तरह से घबराया हुआ देखकर वो तीनों भी समझ जाते हैं कि इसके साथ जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही पैलेस से भाग निकलते हैं और अपने टूर को कैंसिल कर अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी उस लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक रात उसे सपने में मेजर की परछाई नजर आती है, जो उससे कहते हैं कि रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे और नहीं करोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं, जबकि लड़का हड़बड़ाकर तुरंत उठ जाता है और मेजर से अपनी गलती की माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसके सपने में कभी भी नहीं आते।
दोस्तों, बृजराज भवन पैलेस आज भी अपनी डरावनी कहानियों के लिए चर्चा में बना रहता है और इसे राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जो दिन में टूरिस्ट के लिए एक शानदार हेरिटेज होटल है, लेकिन रात में मेजर चार्ल्स का वो घर बन जाता है जहां वो आज भी रहते हैं। मेहमानों और कर्मचारियों ने यहां रात के समय भारी कदमों की आवाजें, फुसफुसाहट और टेम्परेचर में अचानक गिरावट महसूस करने की बात कही है, खासकर कमरा नंबर 8 में जहां मेजर को मारा गया था। क्या आप वैसे बृजराज भवन कभी गए हैं या फिर कभी इस पैलेस में जाना चाहेंगे? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।